हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, छठे लेसन का नवा सब टॉपिक जिसके बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। यह प्रोजेक्ट जो कि ह्यूमन जीनोम से संबंधित था, ह्यूमन मतलब इंसान, और जीनोम का अर्थ क्या होता है यह जानना पहले ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट में क्या लिया गया था। तो जीनोम क्या होता है, आइए पहले इसको समझ लें। ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं। ह्यूमन जीनोम जैसे मान लीजिए कि हम सब में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 23 जोड़े कैसे हैं, मान लीजिए ये पहला जोड़ा है, ये पहला जोड़ा है, इसी तरह ये दूसरा जोड़ा है, ठीक है। ऐसे करते करते ये 22वां जोड़ा है और ये 23वां जोड़ा है, ठीक है। ये 23वां जोड़ा। अब आप ध्यान दें, जो खास बात है कि प्रत्येक जोड़ा, हम सबकी प्रत्येक कायिक कोशिका में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक। 23 जोड़े गुणसूत्र में जैसे ये पहला जोड़ा, इसको होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। होमोलागस, समजात गुणसूत्र। इन दोनों में से प्रत्येक जोड़े में एक जोड़ा हमको माता से मिलता है, एक जोड़ा पिता से मिलता है। इन दोनों में एक जोड़ा माता से कोई भी, लेकिन जो इस जोड़े का दूसरा है वो हमको पिता से मिलता है। पहली बात, ये हर जोड़े की बात है, हर जोड़े में एक माता से और दूसरा पिता से। दूसरी चीज, हर जोड़े में जो जीन यहां होगा वही जीन इसके साथी वाले जोड़े में यहां पर होगा, बिल्कुल सेम लोकस पे, सेम स्थान पे। वैसे ही इसमें भी जैसे दूसरे जोड़े में देखें तो जो जीन यहां होगा वही जीन यहां भी होगा, इसके साथ वाले में जो जीन यहां होगा वही जीन यहां भी होगा। तो 1 से लेकर 22 तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट में अगर हमको क्रम जानना है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम जानना है, तो जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम इस जोड़े के इस गुणसूत्र पर है वही न्यूक्लियोटाइड का क्रम इसके दूसरे पर भी है। तो क्या जरूरत है दोनों के अध्ययन करने का, तो हम एक को ही लेंगे। यानी कि इस तरह हम लेते हैं, इसको लिया और 22 ये हो गए। तो अब 22 जोड़े यहां हो गए ना, तो 22 जोड़े मतलब 44 हम नहीं लेंगे, बल्कि कितने लेंगे, 22 लेंगे। क्योंकि हर जोड़े में जो जीन्स का यहां पर है, इस पर है, या हम कहें जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम इस पर है वही न्यूक्लियोटाइड का क्रम इस पर भी है। तो क्या जरूरत है दोनों के अध्ययन की, इसका हम अध्ययन नहीं करते, केवल एक का लेते हैं। इस तरह हमें कितने गुणसूत्र मिले, 22। अब बात करते हैं 23वें की। 23वें में जो यहाँ पर जीन है, मान लीजिए X और ये Y है, जो यहाँ पर जीन है वो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्यों, क्योंकि Y गुणसूत्र छोटा होता है आकार में, ठीक है। सबसे छोटा गुणसूत्र यही है, Y गुणसूत्र। तो X पर जो है वो Y पर यहाँ नहीं है, तो X को हमने ले लिया। कितने हो गए, 23। अब X के जोड़ीदार चूंकि यहाँ पर ये Y नहीं है, होमोलागस नहीं है, खासतौर से मेल के केस में, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, तो XX में तो ठीक है मामला, लेकिन मेल के केस में यहाँ पर जो दूसरा गुणसूत्र है Y, ये भिन्न गुणसूत्र है। तो यहाँ पर हमने 22 लिया, 22 के बाद ये 23वां लिया, 23 के बाद एक गुणसूत्र और जो बिल्कुल अलग तरीके का है इसको लिया। तो टोटल क्रोमोसोम हो गए कितने, 24। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 23, दूसरा 23 जोड़ी, तीसरा 24 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज 24। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 24 गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ हम सबकी कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसका अपना DNA होता है, उस DNA का भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जानते हैं। प्लांट सेल में
जो उसका न्यूक्लियर क्रोमोसोम होता है उसके अतिरिक्त उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका भी अपना डीएनए होता है, तो उसका भी क्रम इसमें जानते हैं। तो इन सब के क्रम का अध्ययन इसी में किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। तो भाई ये पता हो गया कि हमें कितने क्रोमोसोम लेने हैं ह्यूमन के, तो 24 अब ले लिया। अब इसके बाद इसमें क्या जानना है, इन 24 क्रोमोसोम्स को हमने, जीनोम्स को ले लिया, तो अब हमें इसमें क्या जानना है इस प्रोजेक्ट में, तो इसमें यह जानना है, देखिए इसमें से कोई भी क्रम हम ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये इसके साथ का जो कंप्लीमेंट्री क्रम होगा इसमें हम कोई नहीं ले सकते हैं। जो यहां पर है इसी के अनुसार यहां पर है। हम सबकी कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिका में, पूरी बॉडी में नहीं, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में इस तरह के जो बेस क्रम पाए जाते हैं उनकी संख्या है 3 × 10⁹ ये बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स, बेस पेयर का मतलब जैसे एक बेस पेयर ये है एडेनिन थायमिन, दूसरा थायमिन एडेनिन, तीसरा साइटोसिन ग्वानिन, ये बेस पेयर्स हैं। इतने बेस पेयर्स होते हैं हम लोगों में। आपके दिमाग में आएगा सर इसमें क्या है, 3 × 10⁹ बेस पर किसी खास आदमी, वीआईपी आदमी का लिया गया होगा, अब उसका मेरा क्या लेना देना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो बेस क्रम है और जिसका लिया गया है उसका बेस क्रम का सीक्वेंस ये 99.9% सिमिलर है। आपका जो दोस्त है वो सोचे कि हमको इसको जान के क्या मिलेगा, हमारा कौन सा इसमें स्टडी किया गया है, तो नहीं, मेरा, आपका, आपके दोस्त का, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब का ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये क्रम है, ये 99.9% सिमिलर है, समान है। मेरा भी, आपका। बड़ा से बड़ा आदमी होगा इस धरती पे और छोटा से छोटा आदमी होगा, इंसान अगर है तो उसका 99.9% न्यूक्लियोटाइड का क्रम समान है। तो प्रश्न उठता है कि क्या इसको करने में काफ़ी खर्चा आया, तो जी हाँ, इसको करने में बड़ा खर्चा आया था। खर्चा कितना, इस एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के खर्च पर जब विचार किया गया तो करीब $3 का खर्चा आया, $3 प्रति बेस पेयर। तो अगर हम टोटल की बात करें तो कितना डॉलर हो गया, ये हो गया 9 × 10⁹ $9। आप सोचेंगे सर डॉलर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुपए में बताइए तो ठीक है। तो $1 बराबर इस समय लगभग 75 पर हम मान सकते हैं, लगभग 75 रुपीज होते हैं। तो 75 रुपीज से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा करीब 600, ये हो जाएगा 750 से 75 और इंटू 10⁹9। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा और डिटेल बताइए, इसका अभी भी कम समझ में आ रहा है, तो देखिए और डिटेल करते हैं। तो 675 के बाद 10⁹9 का मतलब आप उतने जीरो कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर इसको हम रुपए में देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब यहां पे देखिए 6,750 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है। 6,750 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है, इसलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इतना खर्च किया किसने, तो इसको शुरू किया गया 1990 में। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि 1990 में इसको शुरू किया गया।
यह लक्ष्य रखा गया कि 13 साल में यह कंप्लीट होगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देखिए 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे दुनिया में कई लैब्स थी जहां पर यह काम सम्मिलित रूप से वैज्ञानिकों ने मिलकर किया, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। तो 13 साल में इसको पूरा होना था। 1990 में शुरू हुआ, तो 13 साल का मतलब हो गया ये 2003 में पूरा होना चाहिए था। पूरा हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 की, इसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं, तो इसके सारे जीन्स को डिकोड नहीं किया जा सका था। इसके सारे जीन्स को डिकोड किया गया था 2006 में जाके। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2006 में। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था अमेरिका की एजेंसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन 2 डिपार्टमेंट ने शुरू किया। बाद में यूके की वेलकम जो वहाँ की एक एनजीओ है वो शामिल हुई। इसके बाद इसमें कंट्रीब्यूट किया था चाइना ने, जापान ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने। हाँ, हमारे देश का इस प्रोजेक्ट में कोई प्रत्यक्ष योगदान उस समय नहीं था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन देशों ने मिलके इस जीनोम प्रोजेक्ट को जाना। अब खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में फिर और क्या बातें पता चली, तो इसी सीक्वेंस को पता किया गया, इसी पूरे सीक्वेंस को पता किया गया। तो अब इसको अगर हम लिखें, पता तो चल गया, अगर हम इसको लिखें तो कितना बड़ा ये है, आप ऐसे समझें, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर इस पूरे सीक्वेंस को हम किताब के रूप में लिखना चाहें, तो अगर हर पन्ने में 1000 लेटर हो, अक्षर हो, ऐसे 1000 लेटर वाले 1000 पेज हो पर बुक, मतलब एक किताब में 1000 पेज हों और उसके हर पेज में 1000 लेटर हों, तो ऐसी कितनी किताबें बनेंगी? ऐसी बनेंगी 3300 किताबें बनेंगी। ये इतना बड़ा है, ऐसी 3300 किताबें बनेंगी। ध्यान दीजिए, ये इतना बड़ा सीक्वेंस है, लगातार हम पढ़ते जाएं, इतनी बड़ी किताब। तो प्रश्न उठता है, इतनी बड़ी किताब का हम अध्ययन कैसे करेंगे, उसको हम कैसे जानेंगे? तो नहीं, इसके लिए फिर एक नई ब्रांच डेवलप हुई बायोलॉजी की। उस ब्रांच का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये नई ब्रांच डेवलप हुई जो जीनोमिक्स से संबंधित है, ह्यूमन जीनोम से संबंधित है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, अब इसका लक्ष्य क्या था? गोल्स ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, क्या सोचकर इसे शुरू किया गया? तो लक्ष्य था आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही इस सोच के साथ हुई कि हमारे शरीर के सभी लक्षणों को कौन निर्धारित करता है? तो पता चला वे जीन्स हैं। मेंडल साहब ने जिसको कारक कहा था, वास्तव में वे जीन्स हैं जो हमारे सेल के अंदर की प्रत्येक एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे लक्षण दिखाई देते हैं, दृश्य रूप, साथ ही साथ जो हमारे अंदर की एक्टिविटीज होती हैं, वो भी, उन सब का जो नियंत्रक है वो है DNA। और DNA के खास खंडों को जीन्स कहते हैं। तो इन्हीं जीन्स के द्वारा हमारे सारे लक्षण जब नियंत्रित होते हैं, तो ये सोचा गया क्यों ना इस जीन्स के बारे में और पता किया जाए। तो वे जीन्स रहते किस रूप में हैं? वे जीन्स रहते हैं इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में रहते हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य था वो आइडेंटिफाई ऑल, इनको पहचान करना, सारे के कितने हैं, जो अप्रोक्सीमेटली लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स हैं, किसमें? इन ह्यूमंस, मनुष्यों में, DNA में।
उनके बारे में पता करना, उसके क्रम को जानना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। कहने का मतलब जो मनुष्य का डीएनए बना है उसमें, जैसा मैंने पहले ही बताया, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, तो उन बेस पेयर्स को, उसके क्रम को जानना, सीक्वेंस, उसका क्रम क्या है, मतलब ए के बाद टी के बाद सी, जी, ये क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा यूनिक है और ये हम सब में कॉमन है 99.9%। तो इसके बारे में जानना। नंबर 3, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। अब इन सारी चीज़ों को पता चल गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आज है और कल ये बदल जाएगा, तो इसको ढंग से स्टोर करना है, किसमें, कंप्यूटर में। देखिए ये कंप्यूटराइज्ड डाटा होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये कंप्यूटराइज्ड डाटा होता है, किसका, जीनोम का। तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को ढंग से स्टोर किया जाए। इसके बाद क्या है, नंबर 4, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। देखिए जब 1990 में शुरू किया गया उस समय की तकनीक, और फिर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियों का पता हमें इसके क्रम से पता चला है। किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, नहीं होता है, हमारे जीन्स में है। किसी को वही दवा कम असर करती है, किसी को ज़्यादा असर करती है। कोरोना के केस में देखें, कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। इन सब चीज़ों का राज हमारे जीन्स में है, इसी न्यूक्लियोटाइड क्रम में है, जिससे बनने वाली प्रोटीन हमको, हमारे शरीर को तरह तरह से सुरक्षा प्रदान करती हैं या हम किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो इसको जानने के लिए, तमाम चीज़ों को जानने के लिए जो टूल्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में भी इस प्रोजेक्ट में कंसीडर किया गया, विचार किया गया। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टूल्स हैं, उनका समय के साथ आगे उन पर भी इम्प्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ। ये इसका प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। और अगला प्रोजेक्ट 5, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। मान लीजिए जैसे इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन को ही बनाना है, बड़े पैमाने पे बनाना है। तो इंसुलिन को बनाने के लिए क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन हार्मोन है। तो प्रोटीन में इसका न्यूक्लियोटाइड का क्रम होगा जो एक जीन से बनता है। जीन के क्रम को जान लिया गया, हम सिंथेटिकली इसको बना सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारे बॉडी की एबनॉर्मेलिटीज से रिलेटेड हैं, हमारे शरीर की कह लीजिए कमी से संबंधित है, हम उसको जानकर किसी भी इंडस्ट्री, कंपनी को, एजेंसी को दे सकते हैं। और जाहिर है कि उस जीन को, जैसे सपोज करिए किसी बीमारी के बारे में कोई जीन जिम्मेदार है, अगर हम उस जीन को नष्ट कर दें, किसी दवा के माध्यम से बेअसर कर दें, किसी चीज़ से असर कर दें, तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाए तो हमारे काम की है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम इन चीज़ों को जानते हैं और यहाँ पर हम दे सकते हैं किसको, सच एज इंडस्ट्रीज, जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है इसे, उसको हम कंपनियों को दे सकते हैं, जिससे मनुष्य समुदाय का बड़ा भला होगा। ये एक उद्देश्य है। उसके बाद इन सब के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज, LC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा ना हो कि इसको करते करते हम जो ह्यूमन मैनकाइंड है, जो मानवता है, उसके खिलाफ कुछ न कर बैठे। हमारा जो आज का समुदाय है वह कहीं दुष्प्रभावित ना हो, इसके लिए यह जिम्मेदारी भी दी गई है LC को। LC का मतलब एथिकल, नैतिक रूप से, लीगल, कानूनी रूप से, एंड सोशल यानी सामाजिक इशूज इसके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। LC के अंतर्गत विचार किए जाते हैं कि इससे कहीं मनुष्य समुदाय का, मनुष्य के हितों का नुकसान ना हो। दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट से उत्पन्न होते हैं, इसको भी देखना है। भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, इसको भी देखना है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो, इसको भी देखना है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या
HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में केवल ह्यूमन के जीनोम को का ही अध्ययन किया गया? क्या इसी के जीनोम के न्यूक्लियोटाइड क्रम को जाना गया? तो आंसर है नहीं। इसके साथ साथ जो दूसरे कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जिनके न्यूक्लियोटाइड का क्रम जाना गया, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है, एनसीईआरटी में जिनका उल्लेख है और जिनके बारे में अक्सर बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है, इसलिए आपका जानना जरूरी है कि नॉन ह्यूमन मॉडल्स यानी कि मनुष्य के अलावा जिन चीजों के जीनोम के सीक्वेंस को जाना गया वे कौन कौन से हैं? वे है बैक्टीरिया, ईस्ट, और ये है सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। यह नाम बहुत पूछा जाता है, मैं इसीलिए दोबारा मैं कह रहा हूं, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस क्या है? ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, एक कृमि है जो कि अरोगकारक है, रोग उत्पन्न नहीं करता है और फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक है, और इस नाम को जरूर याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन्स में भी अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ठीक है, एक निमेटोड है, कृमि है। ड्रोसोफिला, जिसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, फल मक्खी के नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स में काफ़ी इसका यूज हुआ है और इसका भी सीक्वेंस जाना गया है। साथ ही साथ प्लांट में दो प्लांट्स हैं, राइस अरेबिडोप्टिस जो है यह सरसों कुल का एक प्लांट है और यह पहला प्लांट है अरेबिडोप्सिस जिसका जीनोम क्रम जाना गया था। साथ ही साथ धान यानी कि राइस, इसका भी जीनोम क्रम ज्ञात हो चुका है। तो अब ये कंफर्म है कि कोई भी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके कंप्लीट प्रॉपर्टी, कंप्लीट कैरेक्टर के लिए जो चीज जिम्मेदार है वो उसका जीन है। जीन क्या है? जीन ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम है। तो अब कौन सा मेथड यूज किया जाए इसको जानने के लिए, तो यहां पर दो मेथडोलॉजी आई, वैज्ञानिकों ने चर्चा की दोनों पर कि किसको जाना जाए। देखिए, एक खास बात बता दें कि यहां पर जैसे मान लीजिए किसी भी जीव का ये न्यूक्लियोटाइड क्रम है, किसी भी, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये जो क्रम है, ये मान लेते हैं यहां तक है, यह कोई एक जीन है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये जीन नहीं है, फिर यहां से लेके यहां तक यह कोई जीन है। ठीक है, जीन का मतलब यह हो गया कि इस हिस्से में प्रोटीन कोड करने की क्षमता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक्सॉन है और ये जो है इंट्रॉन है। ठीक है, ये हिस्सा बीच वाला इंट्रॉन है। तो पहला प्रश्न ये उठा कि भाई क्या जरूरत है पूरे को जानने की? जो प्रोटीन कोड रखते हैं, जिनसे प्रोटीन बनती है, जिससे हमारा काम चलता है, केवल हम उसका सीक्वेंस जान लें, बाकी की क्या जरूरत है? तो इस टेक्नोलॉजी को, इस मेथडोलॉजी को एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहा गया, ESTS। जैसे आप GST जानते हैं ना, टैक्स को GST, तो GST नहीं है, यहां EST है। एक्सप्रेस्ड जो व्यक्त करने वाला है, सीक्वेंस, क्रम और टैग्स ये होते हैं। केवल इनको जान लिया जाए, बाकी की क्या जरूरत है? तो जो बीच वाले होते हैं, जो प्रोटीन कोड नहीं रखते हैं, उनको नहीं जानना है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि इनका भी इंपॉर्टेंस होता है, इंट्रॉन्स का भी इंपॉर्टेंस होता है और ये इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि यह इनके साथ ही जाते हैं अगली पीढ़ी में। ऐसा नहीं कि ये जो प्रोटीन कोड करता है वही जाता है, ये नहीं जाता, ना 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 ना, सारे के सारे जाते हैं। तो यही प्रश्न उठा कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। जब पूरा क्रम हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, और जानते हैं ये जो एक्सॉन्स होते हैं, प्रोटीन कोड होते हैं, ये 100% सिमिलर होते हैं हम सबके। जो अंतर है 99.9% ये बीच वाले होते हैं सिमिलर। अंतर केवल हमारे और आपके 0.1% का है, और वह भी 0.1% इसी इंट्रॉन्स का है। ये प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान देना कि ये जो जीन्स हैं, जो प्रोटीन कोड करने वाले हिस्से हैं, जो एक्सॉन्स हैं, ये 100% सिमिलर है, मेरे के भी आपके भी।
और ये जो इंट्रॉन्स हैं ये भी 99.9% सिमिलर है हमारे भी आपके। तो अंतर क्या है, ये 0.1% का अंतर है और वो भी केवल इंट्रॉन्स में है, इसमें नहीं है। तभी तो हमारे 2 हाथ, आपके भी 2 आंखें, 2 कान, सेम स्ट्रक्चर, शरीर के अंदर का भी। अदरवाइज डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता हार्ट का तो मान लीजिए मेरे लेफ्ट साइड में है, आपका राइट होता, नहीं कहीं ढूंढना पड़ता, पता नहीं किधर गया। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जेनेटिक मैप सबका एक जैसा है, इसलिए ऑर्गन्स भी एक जैसे हैं और उनका पोजीशन भी एक जैसा है। दिस इज द रीजन, यही कारण है। तो ये हुआ कि नहीं भाई, केवल इसी की जानकारी हो जाएगी तो अधूरा रहेगा। तो क्या करेंगे, हमें कंप्लीट पूरे सीक्वेंस को जानना है, कुछ नहीं छोड़ना है। यहां शुरू करिए और लास्ट तक पूरे को जान लीजिए, कंप्लीट एंटायर सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस को जानना है। तो इस मेथडोलॉजी को कहा गया सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में पूरे क्रम को जाना जाता है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, चाहे वो एक्सॉन्स हो चाहे इंट्रॉन्स हो। कहने का मतलब पूरा क्रम जानना है इसमें। तो यही जो सीक्वेंस एनोटेशन है, इसी क्रम को फॉलो किया गया। ये आपको बता दें कि इन दोनों क्रमों में किस क्रम को लिया गया, तो ये लिया गया सीक्वेंस एनोटेशन क्रम को ही फाइनल किया गया। और इसी के अनुसार यानी कि पूरे सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को HGP में देखा गया, अध्ययन किया गया। फिर प्रश्न उठता है कि भाई इतना बड़ा क्रम होता है एक सेल में, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इन सब का क्रम एक जगह कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो आंसर इज दैट कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक लैब में यह काम नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए किसी एक लैब को दे दिया गया, भाई देखो ऐसा है, आप 1 नंबर का देखिए, किसी को दे दिया गया 2 नंबर का, किसी लैब को दे दिया गया 3 नंबर का। 3 लैब में भी कह दिया भाई ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा बांट लेते हैं 3 वाले को, या किसी लैब का काम खत्म हो गया तो चलो भाई मेरे पास इतना बच रहा है, 4थे नंबर का जो क्रोमोसोम है ये मैं आपको देता हूं, इसका सीक्वेंस आप जानिए। तो ये कैसे ट्रांसफर होगा? तो उसके लिए चाहिए वेक्टर। क्या चाहिए? वेक्टर। वेक्टर से मुझे याद आया, जैसे मलेरिया बीमारी होती है तो मलेरिया बीमारी का जो वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलिस होती है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम को एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाती है, इसको वेक्टर कहते हैं, वाहक कहते हैं। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट में जिन 2 वाहकों का, जिन 2 वेक्टर्स का प्रयोग किया गया वे हैं बैक और यैक। बैक अर्थात बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड यैक यानी YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यानी कि बैक्टीरियल और ईस्ट इन दोनों के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया गया एज ए वेक्टर जीन्स को ले जाने में, इसको एम्पलीफाई करने में। जैसे मान लीजिए हमको जो कोई जीन्स मिल गया, हमें उसका अध्ययन करना है। एम्पलीफाई मतलब उसकी हम कॉपी बना लेते हैं, उसकी हम क्लोनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम ऐसा इसलिए इससे कराते हैं क्योंकि इनकी कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। आप ध्यान दें कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है, ईस्ट यूकैरियोट होता है, इनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़िया होती है, इसलिए ये बड़ी जीन्स को भी आराम से ले लेते हैं, अपने प्लाज्मिड्स में ले सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इन 2 वेक्टर्स का प्रयोग किया गया, इस पर भी आपको ध्यान देना है, बैक और यैक। देन इस काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको करना है वो क्या है? वो है सीक्वेंसिंग, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जानना। यही तो इस प्रोजेक्ट का काम है, पर्पज है, मोटिव है। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसने किया? तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया फ्रेडरिक सेंगर ने। यहाँ पर ये फ्रेडरिक सेंगर साहब ने, इनका बड़ा योगदान है। प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक सेंगर साहब की टेक्नोलॉजी से ही DNA की सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ फ्रेडरिक सेंगर साहब ने ही किसी भी
पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन जो होती हैं वो बनी होती हैं अमीनो एसिड्स की, और प्रत्येक प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक क्रम होता है। उस क्रम के बारे में भी जो जिन्होंने बताया उनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। तो द फ्रैगमेंट्स वेयर सीक्वेंस्ड, जो टुकड़े थे उनका जो क्रम था वो किस मेथड से यूज किया गया था जानकारी के लिए? यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ये कोई हाथ से नहीं किया गया, ये ऑटोमेटिक डीएनए सिक्वेंसर से जानकारी की गई थी, उसके क्रम के बारे में जानकारी की गई थी। और इस टेक्नोलॉजी को किसने दिया था? तो फ्रेडरिक सेंगर साहब ने दिया था। इस पूरे प्रोजेक्ट में जब पता चल गया कि ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस क्या है, तो भी कौन सी खास बातें निकल के आईं? द साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में वे कौन सी विशेष बातें हैं जो ज्ञात हुई इस प्रोजेक्ट से? वो थी नंबर 1, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ये एग्जैक्ट संख्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको याद रखना है। 3 बिलियन बेस पेयर हमने पहले कहा था ना, तो 3 बिलियन नहीं बल्कि उसकी जो एग्जैक्ट संख्या है वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 3, 4, 5 की जगह 1 है, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, इसी संख्या को आगे पीछे करके आपको याद करना है। 5 की जगह 1 है, बाकी 3 पहले है, 4 इधर है, फिर 5 सबसे आगे। इस तरह आप कुछ भी आप एक तरह से इसको याद करेंगे, ठीक है। इतने मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ये एग्जैक्ट संख्या निकल के आई हमारे ह्यूमन जीनोम में। नंबर 2, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। जो सारे जीन्स होते हैं, करीब 30,000 जीन्स निकल के आए हैं, तो उन सब का जो एवरेज है बेस पेयर्स का, वो कितने बेस पेयर्स नॉट, ध्यान रहे, बेस पेयर्स नॉट बेसेज, कितने बेसेज का एवरेज है? तो 3000 बेस का एवरेज है। मतलब ईच एंड एवरी जीन कंटेन्स ऑन एवरेज 3000 बेसेज। पहले इसके बारे में कहा जा रहा था कि, और सबसे बड़ा जो जीन है उसका नाम क्या है? द लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन। इसमें कितने बेसेज हैं? 2.4 मिलियन बेसेज। ध्यान रहे, बेस पेयर नहीं है, बेसेज हैं। तो डिस्ट्रोफिन, जिसका हमारे मसल से संबंध है, ये सबसे बड़ा बेस इसी में पाया गया है, इसी जीन में पाया गया। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीन कौन सी है? तो वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाली जीन है, यानी कि डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें कितने बेसिस हैं? 2.4 मिलियन बेसिस हैं। अगली बात पता चली, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे आपके दिमाग में आना चाहिए कि कितने जीन्स हैं जो हमारे पूरे कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में। तो वो जो निकल के आई संख्या, वो एस्टिमेटेड एट 30,000, लगभग 30,000 जीन्स होते हैं हम लोगों में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया तो ये एक अनुमान लगाया गया था कि 80,000 से 1,40,000 जीन्स हो सकते हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो सरप्राइजिंग, ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स मनुष्य के सभी लक्षणों को, उनके सेलुलर एक्टिविटीज़ को निर्धारित करते हैं। 30,000 जीन्स। नेक्स्ट वन, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। जितने जीन्स पता चले उसमें आधे जीन्स का काम अभी भी ज्ञात नहीं है। ये तो पता है कि ये जीन है, इससे ये प्रोटीन बनती है, लेकिन ये फाइनली ये कैसे काम करता है अभी भी इसका पता नहीं चल पाया है। ऑलमोस्ट 50% जीन्स के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और सरप्राइजिंग बात देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कितनी आश्चर्यजनक चीज़ें निकल के आई हैं। लेस देन 2%, 2% से भी कम ऑफ द जीनोम कोड्स, पूरे जीनोम कोड का फॉर प्रोटीन्स, केवल 2% से भी कम
का जीनोम कोड है जो प्रोटीन सिंथेसिस की कोड रखता है। यानी कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स बनती हैं वह पूरे जीनोम का केवल 2% हिस्सा है। सरप्राइजिंग, केवल 2% जीनोम से ही हमारे शरीर की प्रोटीन्स बनती हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें, हमारे लक्षणों का निर्धारण होता है, हमारे सारी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल होता है ओनली 2%, बल्कि लेस देन 2% हम कह सकते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द जीनोम। तो 2% अगर ये है तो बाकी 98% क्या है? तो दिस इज, उसमें क्या है? रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। दूसरे जो जंक जीन्स हैं वो हैं, जंक जीन्स में रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं जिनकी संख्या 100 से लेके 1000 टाइम्स होती है, 1000 बार हो सकती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि रिपीटेड सीक्वेंस होते क्या है? रिपीटेड सीक्वेंस ये होते हैं, जैसे मान लीजिए ATCG, अब ये एक रिपीटेड हो गया, फिर यही आ जाए ATCG, इसमें कामा नहीं लगता, ध्यान रहे कि कामा नहीं लगता। जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो ATCG, यही एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये लगातार आए, तो ये क्या हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट हो रहा है, इसी को रिपीटेड सीक्वेंसेस कहा जाता है। मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द जीनोम, जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा यही बनाते हैं और यही हमारे आप में अंतर का कारण भी बनते हैं। आप ध्यान दें, इनकी विशेषता क्या है? नो कोडिंग फंक्शंस, इनमें प्रोटीन कोड का फंक्शन नहीं होता, यानी कि प्रोटीन कोड का काम ये नहीं करते हैं। बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, लेकिन क्रोमोसोम की संरचना में इनका बड़ा योगदान है। डायनामिक्स, जब गति करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एंड इवोल्यूशन, हमारे पूरे मानव विकास के इतिहास के ये गवाह हैं। विएंटियरस रिपीटेड सीक्वेंसेस ये गवाह हैं, हमारे पूरे ह्यूमन जो है इवोल्यूशन का गवाह है। इनसे पता चल रहा है, इन बहुत कुछ इनमें राज छिपा हुआ है जिसका जानना अभी शेष है। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, जब कैरियोटाइप बनता है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे उनका हम क्रम निर्धारित करते हैं कैरियोटाइप्स में। तो जो नंबर 1 होता है वो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि उसमें जीन्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं, 2968 इतने जीन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जीन्स गुणसूत्र नंबर 1 पर। और सबसे कम जीन्स Y पर होते हैं, जो मेल्स के लिए जिम्मेदार है, जो मेल में ही होते हैं। तो Y हैज फ्यूएस्ट, कुछ होते हैं 231, 1 2 3, ध्यान रहे, एक तरफ, 2 एक तरफ, 3 बीच में, तो 231 मात्र इतने जीन्स होते हैं Y पर। थोड़ा सा इसको याद रखना है। एंड द लास्ट वन, scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences SNPs, single nucleotide polymorphism, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पूरे HGP से जो निष्कर्ष निकल के आया है उसमें ये जो निष्कर्ष है, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये है क्या, आइए समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्रम है जो ऊपर लिखा है, इसी को थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं। ये मान लीजिए मेरा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका है, ठीक। ये मान लीजिए आपके फ्रेंड का है, जी। आप यहाँ पर ध्यान दें कि हम तीनों लोगों में, ये मान लीजिए मैं हूँ, ये आप हैं, और ये कोई दूसरा है, तीसरा है कली। इसमें देखिए आप ध्यान दें कि तीसरे स्थान पर मेरे में जो न्यूक्लियोटाइड है वो साइटोसिन है,
आप में न्यूक्लियोटाइड गुआनिन है, और जो तीसरे हैं उनमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम एडेनिन है। बाकी ATGC GAT, ATGC GAT, ATGC GAT ये बिल्कुल सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, ये सेम है, ये सेम है। केवल ये इस स्थान पर जो है ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये अंतर है, इसको स्निप्स बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फ का अर्थ स्वरूप होता है, पॉली का अर्थ होता है भिन्न, बहुरूपता। बहुरूपता का जो कारण निकल के आया है वो स्निप्स है, और ये जो स्निप्स होते हैं ये सिंगल स्थान पर जो अंतर होता है हमारे आप में, इनमें, उनमें, सिंगल प्लेसेस पे, ये साइंटिस्टों ने पाया है। ये लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं, 1.4 मिलियन जगहों पे ये वेयर सिंगल बेस DNA डिफरेंस पाया गया, स्निप्स पाया गया। मतलब मेरे में ये तीसरे स्थान पे, मान लीजिए गुणसूत्र नंबर 3 पे किसी खास क्रम में मेरे में ये है, आप में ये है, उनमें ये है, बाकी सब सेम है, तो इसको बोलते हैं स्निप्स। और ये जो स्निप्स होते हैं ये हमारे पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री को बताते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं वो उनका संबंध इससे है। हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ में, फिजियोलॉजी में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो थोड़ी सी भिन्नता होती है, उसके पीछे भी ये कारण है। ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट की स्टडी के बाद प्रश्न उठता है कि इसका भविष्य क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, और इसके भविष्य में एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस में जान लीजिए कि बहुत सारी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनके बारे में पता करना, जन्म के पहले ही उसको डायग्नोस करके, पहचान करके उससे छुटकारा पाना, जन्म के बाद जो बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं उनको समझना, साथ ही साथ अगर हमें यह बात पता चल गई कि सभी जीवों के लक्षणों के लिए जिम्मेदार उसके जीन्स हैं, तो हम अच्छे और ख़राब जीन्सों की पहचान करके पूरे मानव समुदाय के वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए हम बेहतर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फाइनली निकल के आया, और आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत स्कोप है, क्योंकि हम उस बेसिक चीज़ को यहाँ पर समझ रहे हैं जिससे यह सभी जीव बने हुए हैं हमारे आसपास। प्यारे बच्चों, यह वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में 3 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लाइकोपेरान, HGP एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगला वीडियो हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग पे होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है, बहुत सारी नई बातें आपको पता चली होंगी, तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और कोरोना का ध्यान रखेंगे, घर पर रहकर पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।